जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है आज वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा सबसे पहले आपने सपोज करना है यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम on which no external agency exerts force is called an isolated system. For example, एक गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक इंसुलेटेड सिलेंडर में इनक्लोज कर दूं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस enclosed in an insulated cylinder तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई बाहर से फोर्स इसके ऊपर लगेगी नहीं, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स कुलयन में के दौरान ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ही सपोज करना है। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉक्स ये वाली लाइन आप लाजमी लिखेंगे। नॉन रोटेटिंग का मतलब ये है कि वो रोटेट ना कर रहे हो, बल्कि सिर्फ स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रहे हो, क्योंकि जब रोटेशन आ जाएगी तो उनके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो फिर मुझे उसके रोटेशनल जो इफेक्ट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये वर्ड ऐड करवा दिया कि जब हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो उसमें बॉल्स का रोटेट करना अ, जरूरी नहीं है। हमने सपोज ये करना है कि वो रोटेट ना करें। जब वो रोटेट करेंगे तो उनके रोटेशनल इफेक्ट्स को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो हमने सपोज करना है आइसोलेटेड सिस्टम, तो स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स का जो मूव कर रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन के अंदर विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो हमने कंसीडर किया आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉल्स का जो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन with velocities v1 and v2 respectively। ये सेंटेंस आप खुद कंप्लीट करेंगे, मैं सिर्फ गाइड ही कर रहा हूँ। होता क्या है कि कुछ देर के बाद ये दोनों जो मैसेज हैं या बॉल्स हैं ये कोलाइड करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम these balls collide each other। जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं एंड देयर वेलोसिटीज बिकम v1 dash and v2 dash respectively।
अब सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ये था, बिफोर कुलैयन ये बॉल m1 था जो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा था, और ये वाला बॉल था m2 जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन था v2। ये वाला सिनेरियो था बिफोर कुलैयन। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मुझे बिफोर कुलैयन इस बॉल नंबर 1 का मोमेंटम बताएं, तो आप कहेंगे सर इसका जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम ऑफ बॉल 1, तो आप कहेंगे सर इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मोमेंटम है। ये बिफोर कुलैयन। और बॉल 2 का अगर मैं मोमेंटम पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर इधर भी सेम यही करें, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसका मोमेंटम बन गया। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोमेंटम कितना है बिफोर कुलैयन, तो आप कहेंगे सर इस बॉल 1 के मोमेंटम में ऐड कर दें बॉल 2 का मोमेंटम, जो बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये सिर्फ समझाने के लिए जानबूझ के मैंने लिखा है, ताकि आगे मुझे आसानी रहे आपको ये टॉपिक समझाने में। ड्यूरिंग कुलैयन क्या होगा, जब ये कोलाइड करते हैं, m1 कोलाइड कर रहा है m2 से, ये है ड्यूरिंग कुलैयन। और आफ्टर कुलैयन जब सेपरेट हो जाएंगे m1 और ये m2, दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका वेलोसिटी v1 डैश हो गया और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गया। तो आफ्टर कोलिजन बॉल 2 का जो मोमेंटम बनता है 1 का, वो बनता है m1 v1 डैश, और बॉल 2 का बनता है m2 v2 डैश। और टोटल मोमेंटम बन जाता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये वाला सिनेरियो है आफ्टर कोलिजन का। अब जरा पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। वो ये कहता है कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट। तो ये थी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ जो टोटल मोमेंटम है p, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी बात को हमने ऊपर वाले केसेस में प्रूव करना है। अब जरा हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये टकराते हैं ना दोनों बॉल्स, तो मुझे पता है ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। अब ड्यूरिंग कोलिजन हो ये रहा है कि m1 एक फोर्स लगा रहा है m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, से मैं कहता हूँ वो फोर्स थी F, और m2 ने बदले में m1 के ऊपर फोर्स लगाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो थी F डैश। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो F है ये इन मैग्नीट्यूड बराबर है F डैश, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जब बॉल 1 ने फोर्स लगाई F थी, और जो बॉल 2 ने फोर्स लगाई 1 के ऊपर वो F डैश, इसी की वजह से तो चेंज इन मोमेंटम आया। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे बॉल 1 का चेंज इन मोमेंटम बताएं, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1, या मैस m1 लिख लें। इसके लिए आपने देखना यह है कि m1 के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। बेटा m1 के ऊपर फोर्स लग रही है F डैश। मैं रिपीट कर देता हूँ, कौन सी फोर्स लग रही है, F डैश। इस चीज का मतलब हम तो पढ़ के आ चुके हैं, जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है।
इम्पल्स इक्वल होता है डेल्टा पी के, हम निकाल लेते हैं। देखें जरा, इम्पल्स क्या होती है, एफ क्रॉस टी। अब बॉल वन के ऊपर जो फोर्स लगी वो थी एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी, और वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वन। वो कैसे निकालना है, इसके लिए मैं पहले ही बेस बना चुका हूँ। वो क्या, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इधर हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल वन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल वन, एफ डैश इंटू टी। फाइनल मोमेंटम क्या है बॉल वन का, वो यहाँ पे मैंने बेस बना दी थी, मैंने कहा था ये है एम वन वी वन डैश, इसकी जगह लिख देते हैं एम वन वी वन डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम बॉल वन का कितना है, वो भी हमने लिखा हुआ है, वो है एम वन वी वन। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आएगा एम वन वी वन, इसको कह लें इक्वेशन नंबर वन। सेम, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू, दैट इज एम टू। अब एम टू का मोमेंटम किस फोर्स की वजह से चेंज हुआ, उसके ऊपर एफ लगी, इसकी वजह से चेंज हुआ। तो अब मुझे ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ इंटू टी इक्वल्स फाइनल मोमेंटम ऑफ टू माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू। एफ इंटू टी इक्वल्स फाइनल मोमेंटम टू का था एम टू वी टू डैश, और इनिशियल मोमेंटम था एम टू वी टू। दिस इज द रिजल्ट नंबर टू। आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर देना। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश इंटू टी, इसमें इक्वेशन टू की लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दें एफ इंटू टी, और इस तरफ थी एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन। इसमें ऐड करना है आपने एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। अब इन दोनों में से टी कॉमन है, तो बाकी रह जाएगा एफ डैश प्लस एफ, और टी क्या आ गया, कॉमन। और ये सेम ऐसे आती रहेगी एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। अब हमने फिगर में ये पढ़ा था कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट हैं, तो जहां पे एफ है उसकी जगह माइनस एफ डैश पुट कर सकते हैं, या एफ डैश की जगह माइनस एफ पुट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। तो जब मैं यहाँ पे ये पुट करूंगा एफ डैश की जगह माइनस एफ, और ये एफ वैसे का वैसे इंटू टी एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। माइनस एफ प्लस एफ जीरो, जीरो इंटू टी जीरो इक्वल्स एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू। ये वाली चीज है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वन, दरमियान में है प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू, और ये किस चीज के इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू, तो बेटा आपने याद रखना है द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। अब ये नई स्टेटमेंट हमें मिली है, जब हम चेंज इन मोमेंटम का सम निकालेंगे ना तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। पहली बात मैंने की थी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जब हम चेंज का सम निकालते हैं द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, उसका आंसर आएगा जीरो। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो फिर आंसर कांस्टेंट है। और जब टोटल चेंज इन मोमेंटम का वर्ड यूज करेगा तो फिर आंसर क्या आएगा? जीरो। ये दो एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। द टोटल चेंज इन मोमेंटम, आंसर जीरो। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, उसका नाम है टोटल कांस्टेंट। और जब चेंज का टोटल कहेगा, जब सम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स कहेगा, तो वो आंसर जीरो आएगा। ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, इसको मैं आगे लिख भी देता हूँ। द टोटल change in momentum of an isolated system is zero। ये सेकंड स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को मैं आपके सामने दोबारा लिखने जा रहा हूँ। ये आई थी इक्वेशन m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2 इक्वल जीरो। ब्रैकेट्स को खत्म कर दें। बेटा नेगेटिव वाले उठा के दूसरी तरफ ले जाए, क्या बनेगा जरा? ये बनेगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। बेटा ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख लें, ज्यादा बेहतर है। और ये है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक प्रूव हो गई कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की। अब तीन स्टेटमेंट्स हो गई। पहली, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दूसरी, द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है डेल पी, ये क्या रहता है? जीरो। पी क्या रहता है? कांस्टेंट। पी के कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक चीज का जो आपने ध्यान रखना है, हमें तो पता है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है। अब मैं कुछ कन्वेंशन आपको बता देता हूँ जो आपके लिए आसान रहेगा यूज करने। बेटा आपने करना ये है कि राइट साइड की वेलोसिटी, राइट वाली और अपवर्ड वाली, इनको आपने पॉजिटिव लेना है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड पे है या अप है तो इनको क्या ले लो? पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट है या डाउनवर्ड है, इनको आप क्या ले लें? ये बाय कन्वेंशन ये रूल होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, और अगर एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है। इनको आप पॉजिटिव ले लो वेलोसिटी के साइन को। और इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है रिलेटिव टू द अदर, मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। और अगर एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी आप क्या कंसीडर कर सकते हो? नेगेटिव। तो ये कन्वेंशनल रूल्स हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेके। क्यों हम ये यूज करते हैं? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, कल हमने पढ़ा था। दैट इज वाई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते सर ये बता दें कि एफ मल्टीप्लाई बाई टी कैसे आया है। हो। बेटा कल हमने ना इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है? और वो हमने फार्मूला ये ड्राइव किया था कि जो इम्पल्स होता है ना, ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई और डेल्टा पी। तो ये मैंने इम्पल्स का लगाया। अब ये चेंज इन मोमेंटम
इस फोर्स की वजह से हमेशा आता है जो किसी बॉडी पे लग रही होती है। अब हमने देखना उस बॉडी पे फोर्स कौन सा लग रहा है। देखें जरा, ये मैस m1 है, ये मैस m2 है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूँ m2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है ना वो f1 है, और m1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो f2 है। तो इस फार्मूले के अंदर अगर मैं कहूँ मुझे m2 का चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर f1 लग रही है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे f1 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल्स डेल्टा पी। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा m1 के लिए बताओ चेंज इन मोमेंटम, आप कहेंगे सर इसके ऊपर फोर्स लग रही है f2, तो इसका चेंज इन मोमेंटम आएगा f2 इंटू टी विच इज इक्वल टू चेंज इन। क्लियर हो गई ये वाली बात? उस ऑब्जेक्ट के यस ऊपर सर। जितनी फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम लिख देंगे। इस तरह उसका चेंज इन मोमेंटम निकाला जा सकता है। ठीक है, यस सर। अब जरा बुक पे आए फिर। अच्छा, बुक पे ये मिस्टेक है, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। वो कहते हैं टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1। बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 निकालना है ना, तो m1 के ऊपर हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो ये है f डैश। तो इसके लिए एक वजन होनी चाहिए थी f डैश मल्टीप्लाई बाई टी, लेकिन वो क्या लिख रहा है, f मल्टीप्लाई बाई टी लिख रहा है, तो ये उसने गलत लिखी है। ये f डैश आएगी, क्या आएगी, f डैश मल्टीप्लाई बाई टी। और m2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो f लग रहा है, तो m2 के लिए आप क्या लिखोगे, इधर f डैश को खत्म कर दो। तो ये बुक में चेंजिंग्स कर लेनी है, इधर f डैश कर देना और इधर से डैश को खत्म कर देना। सर ये एमसीक्यू रिपीट कर दे, जो जैसा आपने कहा है कि वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेंगे राइट पे ये। बेटा जिस तरफ एक्सिस पॉजिटिव होते हैं ना वो वाली वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एक्सिस का कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, पता है ना ये तो। अपवर्ड यस और सर। राइट साइड वाली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक्स लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है और वाई डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो लेफ्ट और डाउनवर्ड हम क्या ले लेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे। देखिए जरा इस एमसी इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। वो कहते हैं दो स्फेरिकल बॉल्स हैं 2 kg और 3 kg आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। चलें ये जरा अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन की हद तक इसको समझाता हूँ। ये वो कह रहा है एक बॉल ये है और दूसरा बॉल ये है, एक है m1 और दूसरा है m2। ये m1 है और ये आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। मूविंग टुवर्ड ईच अदर का ये मतलब है इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अब मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड पे है, 1 का या 2 का? M1 का। m1 की वेलोसिटी राइट पे है, तो इसकी वेलोसिटी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और 2 की वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर होगी बात? अब जी हम जब सर। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हम, वो कहते हैं विद ईच अदर वेलोसिटीज ऑफ 6 एंड, तो 6 पॉजिटिव लेंगे और 4 क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव ले लेंगे। समझ आ गई? लेकिन 6 जी पॉजिटिव सर। और 4 के साथ कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव। क्यों आया, बाय क्योंकि वो। कन्वेंशन हमने साइंस यूज कर लेना है। ठीक होगी अब बात? जी। ये जब जी न्यूमेरिकल्स सर। में भी हमारे पास इस चीज का हमने ध्यान रखना होता है, वो यहाँ पे भी यही कहते हैं इन अप्लाइंग द कंजर्वेशन लॉ वी मस्ट नोटिस दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमने डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है। सर आपने जो सी मोमेंटम की डेफिनेशन बताई थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, लेकिन सर जी डेफिनेशन के मुताबिक तो उसकी डिफाइन पता चल गई है मोमेंटम की, लेकिन सर असल में होता क्या मोमेंटम? बेटा मोमेंटम इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखें अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो इनर्शिया का, थोड़ा सा याद है, इनर्शिया पढ़ा हुआ है आपने? बेटा इनर्शिया किसी बॉडी की वो एबिलिटी है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है अगेंस्ट चेंज इन स्टेट।
ये रेजिस्टेंस है अगेंस्ट चेंज इन स्टेट, और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मैस के। जिन बॉडीज का मैस ज्यादा होता था उनका इनर्शिया भी, हम एग्जांपल क्या देते थे, हम एग्जांपल देते थे, लेट्स सपोज एक तरफ एक ट्रक कार है और दूसरे एंड पे एक साइकिल है। ट्रक मैसिव है, तो मैसिव होने की वजह से इसका इनर्शिया क्या होता है, मोर होता है। अब ट्रक को हरकत में लाना भी मुश्किल अगर वो रुका हुआ है तो, और अगर वो हरकत कर रहा है तो उसको रोकना भी मुश्किल है। एज कम्पेयर टू साइकिल इसका मैस कम है, तो इसको हरकत में भी आसानी से लाया जा सकता है, और अगर ये मूव कर रहा है तो इसको रोका भी आसानी से जा सकता है। इसका इनर्शिया क्या होता है, लेस होता है। लेकिन एक केस आया हमारे पास बुलेट वाला। अब हमने कहा बुलेट का मैस तो बहुत कम होता है, लेस होता है ना, लेकिन इसको रोकना कोई आसान काम तो नहीं है। इस चीज का मतलब मुझे समझ में ये आ गया कि सिर्फ इनर्शिया को डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है। इस मैस के साथ एक फैक्टर और भी है, जो ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड है, वो भी रोल प्ले करता है। तो जब मैं मैस के साथ इस स्पीड के फैक्टर, वेलोसिटी के फैक्टर को भी काउंट करता हूँ, मैस और वेलोसिटी का कंबाइन इफेक्ट लेता हूँ, इस कंबाइन इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम देते हैं। अब क्लियर होगी बात? मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम उसकी जो मोशन है, वेलोसिटी है, उसको भी अगर साथ में देखना शुरू कर दें, तो अब इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो मोमेंटम है। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। फाइंड अप करें फिर आज की क्लास को, इंशाल्लाह कल अगले आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे।